हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भाई रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। देखिए, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की बात करूं तो इसमें क्या होगा। इसमें आपके शरीर में CO2 का लॉस होता है। CO2 मतलब सर, CO2 मतलब H2CO3 का लॉस। H2CO3 कैसे लॉस होगी? ये जो CO2 है, ये CO2 वाटर के साथ मिलके क्या बनाती है भाई? H2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिक्स होकर क्या बनाती है भाई? H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। अब जब शरीर के अंदर CO2 का लॉस ज्यादा कैसे होगा? कार्बोनिक एसिड पहले अपने आप को कन्वर्ट करेगा CO2 और वाटर के अंदर, क्योंकि ये दोनों साइड चलती है। उसके बाद ये CO2 लंग्स के द्वारा लॉस होगा। अगर लंग्स के द्वारा CO2 का ज्यादा लॉस होगा तो मतलब एसिड का ज्यादा लॉस होगा, और एसिड का ज्यादा लॉस होगा उसको आप बोलते हो एल्कलोसिस। क्या बोलते हो? एल्कलोसिस। अगर आपके शरीर से एसिड का ज्यादा लॉस हो रहा है उसको आप क्या बोल रहे हो? एल्कलोसिस। बेस का ज्यादा लॉस हो रहा है तो उसको एसिडोसिस बोलते हैं। उल्टा चलता है इसमें। देखिए, ये क्यों हुआ, ये कॉजेज हम पढ़ेंगे। पहले कंसेप्ट समझो। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, पहला नंबर पॉइंट, इसमें CO2 का लॉस, या मैं CO2 के साथ साथ सीधा बोलूं H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड का लॉस ज्यादा होता है। लॉस जो है वो बढ़, जब एसिड का ज्यादा लॉस होगा तो क्या होगा? हमारी जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होगा। 7 से ज्यादा। अगर एसिड का लॉस हो रहा है तो पीएच क्या होगी? 7 से ज्यादा। अगर बेस का लॉस हो रहा है तो एसिड क्या होगी? 7 से कम। फिलहाल रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें CO2 का ज्यादा लॉस होता है। CO2 का ज्यादा लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बोनिक एसिड अपने आप को इनमें कन्वर्ट कर रहा है, और ये कन्वर्ट होकर CO2 वापस शरीर से ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, इस कंडीशन में एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा पॉइंट क्या है? पीएच जो है वो 7 से ज्यादा हो जाएगी। अगर ये दोनों कंडीशन है तो उसको आप क्या बोलोगे? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस बोलोगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम CO2 ही कॉज करेगा। अगर CO2 का लॉस ज्यादा होगा तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर और किसी एसिड का लॉस होगा तो जरूरी नहीं है कि वो एल्कलोसिस हो रेस्पिरेटरी, वो फिर मेटाबॉलिक भी हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ CO2 का ज्यादा लॉस हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, इसके बाद चलो कॉजेज पे। कॉजेज हमने पहले मेंशन कर दिए। कौन कौन से कारण हैं जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कॉज कर सकते हैं? तो देखो, पहला जो कॉज है वो है ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा, अगर उसको आप ओवर स्टिमुलेट कर दो, ओवर स्टिमुलेट कर दो, कोई ऐसी दवाइयां दे दी आपने, ड्रग्स दे दी, ऐसे केमिकल्स, ऐसी सिचुएशंस, ये सारे कॉज होंगे। ये हिस्टीरिया, एक्सट्रीम एंजाइटी, पेन, ये ऐसे फैक्टर्स हैं। ये सारे फैक्टर जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देते हैं। अगर आपका रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा, ओवर स्टिमुलेशन होगा किसका? रेस्पिरेटरी सेंटर का। जब भी आपका रेस्पिरेटरी सेंटर ओवर स्टिमुलेट होगा ये क्या करेगा? आपकी रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ को क्या कर देगा? बढ़ा। रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को बढ़ा देगा। जब भी आपका रेस्पिरेटरी सेंटर ओवर स्टिमुलेट होगा या स्टिमुलेट होगा तब ये क्या करेगा? आपकी रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को क्या करेगा? बढ़ा देगा। मतलब आपकी रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज्यादा और क्या होगी? 500 ml से ज्यादा आप एयर वॉल्यूम जाएंगे। ये कंडीशन कोज करेगा। अब ओवर स्टिमुलेशन का मतलब क्या हुआ? आपके शरीर में ऑक्सीजन जो है वो बढ़ेगी, ऑक्सीजन का इनहेलेशन जो है वो भी इंक्रीज होगा, साथ में CO2 का लॉस है वो भी ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है लेकिन CO2 से लेना देना है। अगर CO2 आपके शरीर में ज्यादा लॉस होगी तो CO2 क्या करता है? CO2 बनता कहां से? CO2 बनता है एसिड से। कौन से एसिड से? कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये बार बार कन्वर्ट करके इसको क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। और CO2 का लॉस हो रहा है तो बेसिकली किसका लॉस हो रहा है? एसिड का लॉस हो रहा है। जब आपके शरीर से एसिड का लॉस होगा तो उसको आप क्या बोलते हो? एल्कलोसिस। क्या बोलते हो? एल्कलोसिस। अगर आपके शरीर से एसिड का ज्यादा लॉस होगा उसको आप क्या बोलते हो? एल्कलोसिस बोलते हो। तो ये क्या कॉज करेगा? एल्कलोसिस। ये एल्कलोसिस
किसके कारण हुआ? अगर ये एल्कोलोसिस CO2 के कारण हुआ है, CO2 लंग्स इसमें जिम्मेदार है और CO2 के कारण हुआ है, तो ये क्या होगा? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। अदरवाइज CO2 के अलावा जितने भी कारण है, जैसे कोई एल्कोलोसिस या एसिडोसिस कोज होगा, वो सारे क्या होंगे? मेटाबॉलिक कोज होंगे। तो फिलहाल CO2 का रोल है इसमें एल्कोलोसिस कोज करने में, इसलिए इस टाइप के एल्कोलोसिस का नाम होगा रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। क्या नाम होगा? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। इस तरीके से इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी है जो मैंने आपको समझाई, दोबारा एक बार समझ लो किसी को समझ में नहीं आई हो तो। देखिए, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कैसे कोज होगा? आप किसी भी कंडीशन से आपके रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा को स्टिमुलेट कर दो। अब इससे पहले आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब भी आपका रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा तो ये क्या करेगा? ये आपकी रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को क्या करेगा? बढ़ाएगा। आपके शरीर में ऑक्सीजन भी ज्यादा आएगी और CO2 का लॉस भी ज्यादा होगा। दोनों चीजें इकट्ठी चलेगी। ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है एसिड बेस के लिए, लेकिन CO2 का है। जब आपके शरीर में ज्यादा CO2 इनहेल होगी, सॉरी ज्यादा CO2 एक्सहेल होगी, तो CO2 क्या है? CO2 एक टाइप का एसिड है। हम बार बार इसको बता रहे हैं, CO2 क्या है? एक एसिड है। और आपके शरीर से क्या लॉस होगा? एसिड का लॉस होगा। और जब भी आपके शरीर से एसिड का लॉस होगा तो वो क्या कॉज करेगा? वो करेगा एल्कोलोसिस। ठीक है, जब भी आपके शरीर से एसिड का लॉस ज्यादा होगा तो वो क्या कॉज करेगा? एल्कोलोसिस कॉज करेगा। अगर ये एसिड CO2 की फॉर्म में, मतलब कार्बोनिक एसिड है या खुद CO2 है, तो आप इसको बोलोगे रेस्पिरेटरी। इसके अलावा जितने भी एसिड आपके शरीर में लॉस होंगे उन सबको आप क्या बोलोगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कोलोसिस अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है भाई, तो ये था एक सिंपल पैथोफिजियोलॉजी इसकी एक की। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, हिस्टीरिया। जब फीमेल को अपनी एंजाइटी, अपने प्रॉब्लम्स को वो फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट करती है, उस चीज को हिस्टीरिया बोलते हैं। फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, मतलब ज्यादा एंजाइटी होती है। सिंपल सी बात है, एंजाइटी ज्यादा, टेंशन ज्यादा होती है। एक्सट्रीम एंजाइटी और पेन, ये तीनों ऐसे फैक्टर्स हैं, ये जब भी होंगे ये साथ में क्या कॉज करेंगे? ये आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को ओवर स्टिमुलेट करेंगे और पैथोफिजियोलॉजी ओवरऑल सेम आपको देखने को मिलेगी। किसके अंदर? इन दोनों के अंदर। यहाँ पे देखो एक चीज और लिखी है, हाइपर वेंटिलेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर। ये पिछली क्लासेस में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में भी इसका नाम आया था, एक बार और डिस्कस करते हैं इसको। जो वेंटिलेशन है, नॉर्मली वेंटिलेशन अगर आप किसी मशीन की मदद से करोगे तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर। जो मशीन इस काम को परफॉर्म करेगी उसको बोलेंगे मैकेनिकल वेंटिलेटर। अब ये मैकेनिकल वेंटिलेटर दो तरीके से काम कर सकता है, या तो ये आपकी रेट और डेप्थ को बढ़ा सकता है या रेट और डेप्थ को कम कर सकता है। मतलब दो पे ये काम करेगा, या तो वेंटिलेशन हाइपर हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन, या फिर वेंटिलेशन होता है हाइपो वेंटिलेशन। आप वेंटिलेटर को, वैसे तो बहुत सारे टाइप से मोड होते हैं उसके, लेकिन जनरल कंसेप्ट समझने के लिए है, आप वेंटिलेटर को दो तरीके से सेट कर सकते हो जो कॉमन कंसेप्ट है। पहला हाइपर वेंटिलेशन और दूसरा हाइपो वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन मतलब ये आपकी रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को क्या करेगा? हाइपर कर देगा। हाइपर मतलब बढ़ा, हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब कम, तो भाई ये आपकी रेट और डेप्थ को क्या करेगा? कम कर। ठीक है भाई, जब हाइपर वेंटिलेशन पे होगा, देखो ये क्या लिखा, हाइपर वेंटिलेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर। जब आपका वेंटिलेशन, वो मशीन जो सांस लेना और छोड़ने की जिम्मेदारी करा रहे हैं, क्योंकि पेशेंट खुद नहीं एबल है कि कितनी ऑक्सीजन शरीर में जाए, कितनी CO2 निकले, तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए आपने बाहर से एक मशीन का सहारा लिया जो इस काम को परफॉर्म करेगी। तो इसमें दो तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो, हाइपर और हाइपो। जब आप हाइपर पे सेट कर रहे हो तब ये प्रॉब्लम होगी। देखो समझो, हाइपर वेंटिलेशन पे क्या होता है? आपकी रेट और डेप्थ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब आपकी रेट और डेप्थ बढ़ेगी तो ऑक्सीजन शरीर में ज्यादा जाएगी और CO2 का लॉस भी क्या होगा भाई? CO2 का लॉस भी ज्यादा होगा। CO2 क्या है? एक टाइप से एसिड है, बार बार बता रहे CO2 एसिड है, और CO2 एसिड है तो एसिड का लॉस ज्यादा होगा, और एसिड का लॉस होगा तो क्या बोलोगे आप उसे? एल्कोलोसिस बोलोगे। क्या बोलोगे? एल्कोलोसिस। ये किसके कारण हो रहा है? CO2 के कारण। CO2 के कारण उसका क्या नाम होगा? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। इस तरीके से हाइपर वेंटिलेशन के अंदर आपको रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप हाइपो वेंटिलेशन पे सेट करते हो और लंबे टाइम के लिए हाइपर वेंटिलेशन पे पेशेंट है, तो उसको क्या होगा?
उसकी रेट और डेप्थ क्या हो जाएगी, कम। ऑक्सीजन कम शरीर में जाएगी, CO2 का लॉस भी कम होगा। CO2 इज ए एसिड, तो एसिड का लॉस क्या होगा, कम होगा। और एसिड का लॉस आपके शरीर में कम होगा तो मतलब क्या हो जाएगा, एसिडोसिस। और ये किसके कारण हुआ है, ये CO2 के कारण हुआ है एसिडोसिस, इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो आपको मोड को सही तरीके से रखना होता है, ठीक है, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तीसरा मैंने बताई दिया आपको, हिस्टीरिया साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, न्यूरोसिस की प्रॉब्लम वैसे, लेकिन सिंपल फीमेल ज्यादा एंजाइटी होती है तो वो अपने फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट कर लेंगी। तो बहुत ज्यादा काम करना है तो सिर में दर्द हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो सिम्टम ये अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, जनरल नॉर्मल नहीं, अनकॉन्शियस माइंड पे होता है सारा काम, ठीक है। अब फीमेल को नहीं पता होता कि उसको सिर में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि टेंस है, वो काम नहीं कर पा रही। तो हाइपर हिस्टीरिया, एक्सट्रीम एंजाइटी, एंजाइटी घबराहट वगैरह, पेन दर्द भी होगा, इन तीनों ही कंडीशन में आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जो है स्टिमुलेट हो जाएगा। और ये स्टिमुलेट होने के बाद आपकी रेट और डेप्थ को बढ़ाएगा और सेम पैथोफिजियोलॉजी यहां से चलने वाली है। एक कंसेप्ट और लिखा हुआ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया को भी समझो। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हाइपोक्सिया करता है, हाइपोक्सिया रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत, मतलब ऐसा आप समझोगे। और इसके हिसाब से ज्यादातर रेस्पिरेटरी कंडीशन में जो आंसर होता है हमारा वो होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है भाई। ज्यादातर रेस्पिरेटरी डिजीज में क्या आंसर हमने मेंशन किया था, रेस्पिरेटरी डिजीज में ये जो ट्रैक था ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है ना, तो ऑक्सीजन ज्यादा जाती है ना, CO2 ज्यादा निकलती है। CO2 का लॉस कम होगा तो एसिड का लॉस कम होगा, और एसिड का लॉस कम होगा तो एसिडोसिस बनता है। लेकिन फिलहाल एक ऐसी कंडीशन, ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हाइपोक्सिया में होता क्या है, हाइपोक्सिया में थोड़ा अलग कंसेप्ट है, यहाँ पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म फॉलो होता है, इसलिए इसका आंसर चेंज हो रहा है। हाइपोक्सिया में क्या, आपके शरीर में ऑक्सीजन की क्या है, कमी। अब बॉडी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन शरीर में कम है, तो अपनी रेट और डेप्थ को क्या कर लेगी, बढ़ा। और लंबे टाइम तक हाइपोक्सिया चलेगा तो लंबे टाइम तक ऑक्सीजन की कमी, रेट और डेप्थ बढ़ेगी, रेट और डेप्थ बढ़ेगी तो CO2 का लॉस क्या होगा, CO2 का लॉस है वो बढ़ेगा। CO2 का लॉस मतलब एसिड का लॉस बढ़ेगा, और एसिड का लॉस होगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस। किसके कारण हुआ है, CO2 के कारण हुआ। हालांकि प्रॉब्लम तो हाइपोक्सिया है, लेकिन फिलहाल ये CO2 के कारण हुआ, इसलिए इसका क्या नाम होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म पे बेस है, इसलिए इसका आंसर थोड़ा चेंज है, ध्यान रखना भाई। कंपनसेटरी मैकेनिज्म मतलब बॉडी में ऑक्सीजन कमी है तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए ऑक्सीजन की कमी को पूरा कंपनसेट पूरा करने के लिए अपनी रेट और डेप्थ बढ़ाएगी। रेट और डेप्थ का क्या फायदा है, जब आप ज्यादा सांस लेते हो तो ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में आती है, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का ये तरीका है। तो ज्यादा सांस ले, ऑक्सीजन तो अंदर आ गई, हाइपोक्सिया की तो प्रॉब्लम सोल्व होगी, लेकिन उल्टा क्या किया उसने, CO2 को ज्यादा निकाल दिया। ऑक्सीजन तो शरीर में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी तो ऑक्सीजन की कमी तो पूरी होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, उसने CO2 को ज्यादा लॉस करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा आ रहा है। अब CO2 का लॉस शरीर से ज्यादा होगा तो CO2 इज ए एसिड, और एसिड का लॉस ज्यादा होगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस। किसके कारण हो रहा है, CO2 के कारण, तो क्या नाम होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हाइपोक्सिया के अंदर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कैसे होगा। वैसे हाइपोक्सिया से आप रिलेशन निकाल के, ज्यादातर कंडीशन में एसिडोसिस ही होता है, लेकिन हाइपोक्सिया एक अलग आपको फीचर याद रखना होगा। जैसे हाइपोक्सिया एक अलग से कंसेप्ट है, वैसे ही एस्प्रिन भी है भाई, एस्प्रिन भी है। कैसे, एस्प्रिन का तो आंसर होगा, देखो समझो क्या है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एस्प्रिन के केमिकल फॉर्मूले पे। केमिकल फॉर्मूला है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिड। अब आपके शरीर में यूज ऑफ एस्प्रिन, आप तो एस्प्रिन ले रहे हो, मतलब आप एक्चुअली क्या ले रहे हो, आप ले रहे हो एसिड आप क्या ले रहे हो, एसिड। जब आपके शरीर में एसिड बढ़ता है तो क्या होना चाहिए था, एसिडोसिस। और क्या इसमें CO2 का कहीं रोल है, नहीं, तो इसका क्या नाम होना चाहिए था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कहां पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के अंदर। इसीलिए इस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्स ऋषिकेश वाले ने इसका पूछा था, यूज ऑफ एस्प्रिन से क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
तो सब बच्चों ने जो दिमाग लगाया वो ये लगाया कि एस्पिरिन क्या है। एस्पिरिन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। तो मतलब आप एस्पिरिन का यूज कर रहे हो तो मतलब आप क्या यूज कर रहे हो, एसिड का यूज कर रहे हो। एसिड का यूज करोगे तो एसिड शरीर में बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा तो एसिडोसिस। क्या इसमें CO2 का कहीं रोल था, नहीं था, तो क्या नाम होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और आंसर क्या होगा आपका, गलत। तो फिर सर सही कैसे, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जब आप सिंपल एस्पिरिन का यूज करते हो तो ये आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है। क्या कर देती है भाई, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट। आप सिंपल जब एस्पिरिन यूज करते हो, इकोस्प्रिन एस्पिरिन यूज करते हो तो ये क्या करती है, ये आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देगी। जब आपका रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा तो ऑक्सीजन शरीर में ज्यादा, CO2 का लॉस ज्यादा। CO2 मतलब एसिड, एसिड का लॉस ज्यादा होगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस। किसके कारण हुआ, CO2 के कारण। नाम क्या होगा, रेस्पिरेटरी। इसलिए हमने लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के कॉज में यूज ऑफ एस्पिरिन। तो सर आप ये बता रहे थे एसिटाइलिक एसिड और ये बढ़ेगा, एसिडोसिस होगा, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट का समझने की जरूरी है। यूज ऑफ एस्पिरिन से आप सिंपल एक डोज यूज किया है तो उससे आपको एसिडोसिस नहीं होगा, क्योंकि उतना एसिड नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपने क्या किया, एक्सट्रीम यूज ऑफ एस्पिरिन, एक्सट्रीम यूज, बहुत ज्यादा यूज कर लिया आपने एस्पिरिन का, तो अब ज्यादा होगी, अब एस्पिरिन ज्यादा होगी मतलब क्या होगा, एसिड ज्यादा। एसिड ज्यादा होगा तो क्या करेगा, एसिडोसिस। क्या इसमें CO2 का कहीं रोल है, नहीं है सर, तो क्या नाम होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो फिर इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन सिंपल आप एस्पिरिन का यूज कर रहे हो तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का यूज कर रहे हो तो ये आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगी। स्टिमुलेट करेगी तो फर्दर आपको पता है कि CO2 का लॉस ज्यादा होगा, एसिड का लॉस ज्यादा, और क्या हो जाएगा भाई, रेस्पिरेटरी एल्कोस। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट थे जो मैंने आपको समझाए, किसके कॉजेज है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के कॉजेज है। पेपर में ये दोनों बार बार पूछे गए तो आपको इन दोनों के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होगा वो भी बता दिया। जब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस पढ़ेंगे तो वहां इसका नाम होगा, आप समझ जाओगे कि ये कैसे होगा। लेकिन फिलहाल ये यूज ऑफ एस्पिरिन से ये कैसे हो रहा वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। साथ में हाइपोक्सिया तो रेस्पिरेटरी से प्रॉब्लम था, तो सिंपल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में ज्यादातर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। लेकिन यहाँ पे हाइपोक्सिया के आगे ये लिखा हुआ मैंने बता दिया, कंपनसेटरी मैकेनिज्म के कारण हाइपोक्सिया के अंदर रेस्पिरेटरी एल्कोसिस होता है। ये तीनों का सिंपल कंसेप्ट था। ये तीनों किसी ना किसी तरीके से आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करें, और जब भी आपका रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा तो वो क्या कोज करेगा, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस कोज करेगा। ठीक है, यहाँ तक हुआ क्लियर। अब आ जाओ भाई, अगर आपको कॉजेज क्लियर हो गए तो इसके साइन सिम्टम की बात करें। देखो क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे। जब रेस्पिरेटरी एल्कोसिस है तो CO2 का लॉस आपके शरीर में जनरली ज्यादा होने के कारण हुआ है, तो बॉडी इस चीज को ठीक करने के लिए CO2 को क्या कर देगी, कम लॉस करेगी। मतलब कहना चाह रहे हैं रेट और डेप्थ को क्या करेगी, कम। जब रेस्पिरेटरी एल्कोसिस होता है तो रेस्पिरेटरी, देखो दो बातें मैंने वहां भी लिखा यहां भी लिखा। पहली बात, रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ बढ़ने के कारण आपको क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस हो गया, एल्कोसिस हो गया। देन इसके साइन सिम्टम, अब ये होने के बाद बॉडी इस पे कैसे काम करेगी, अब इस चीज को कैसे, तो बॉडी अपनी रेट और डेप्थ को क्या करेगी, कम करेगी। दोनों बातों में अंतर है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कंफ्यूज होना बिल्कुल भी नहीं। रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ बढ़ेगी किसमें, कारण में, फिर जिसके कारण क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस हो गया। अब रेस्पिरेटरी एल्कोसिस हो गया, अब क्या फीचर्स आएंगे, वो फीचर रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ कम होगी। सर क्यों, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बॉडी उसको खुद सोल्व आउट करने की कोशिश करती है। तो आपको पता है एल्कोसिस के अंदर शरीर में CO2 का लॉस पहले से ज्यादा हो चुका है। अब बॉडी क्या करेगी, अपनी रेट और डेप्थ को कम करके इस चीज को कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है। बफर सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है, लंग्स काम करेंगे और इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्या फीचर आएंगे,
ये फीचर आएंगे, रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ क्या हो जाएगी कम। साथ में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस डिस्टर्ब होने के कारण, क्योंकि आपने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लॉस कर दी, ऑक्सीजन ज्यादा ले ली, तो ये बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, वर्टिगो, चक्कर वगैरह आ जाएंगे, नोजिया, वोमिटिंग, रेस्टलेसनेस, ये सारे सिंपल आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं किस कंडीशन में, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन में। सिंपल कॉमन फीचर्स, एक सिम्टम आपको याद रखना, बाकी ये कॉमन फीचर है, लेकिन आगे के जो सिम्टम्स है वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, वो आपके काम आएंगे। देखो एल्कलोसिस के अंदर क्या होता है, एल्कलोसिस के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये पोटेशियम का लेवल कम कैसे होता है, ये तो आपको तब पता चलेगा जब आपने पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो देख लेना। रिलेशन क्या है एसिड बेस का पोटेशियम के साथ और कैल्शियम के साथ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो एल्कलोसिस हो ही रहा है तो इसमें पोटेशियम कम हो जाएगा। देखो समझो क्या लॉजिक है, ब्लड है और ये ब्लड में, ये ब्लड के बाहर कोई भी सेल्स है, ठीक है, ये ब्लड के अंदर पहले से ही एल्कलोसिस हो रखा है, ये कंडीशन आपके पास पहले से ही है। बॉडी के पास, सेल के पास एक रिसेप्टर है, हाइड्रोजन और पोटेशियम, अगर आपको याद हो तो, नहीं है तो रिवाइज करो एक बार, याद आ जाएगा। देखिए हाइड्रोजन और पोटेशियम चैनल होते हैं किसके पास, सेल के पास। वैसे भी सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, साथ में हाइड्रोजन भी, बैलेंस चलता रहता है अप डाउन। एल्कलोसिस के कंडीशन में जनरल आप बताओ, नॉर्मली एल्कलोसिस के कंडीशन में पोटेशियम का तो कोई लेना देना नहीं है, हाइड्रोजन का क्या रोल होता है, हाइड्रोजन इसके अंदर कम होता है। कम कैसे होता है सर, हाइड्रोजन क्या है, ये एक टाइप का एसिड, और आप सबको पता है एसिड आपको कम देखने को मिलेगा एल्कलोसिस की कंडीशन में। तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आपके शरीर में पहले से ही H पॉजिटिव आयन, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं एसिड क्या आपके शरीर में कम है। बॉडी क्या करेगी, इस चीज को कंपनसेट करने के लिए एसिड जो है, H पॉजिटिव आयन इस सेल के अंदर से कहां डाल देगी, ब्लड में डाल देगी भाई, अच्छी बात है, डाल देगी। हाइड्रोजन आयन कंपनसेट करने के लिए ब्लड में डाल दिए गए, लेकिन जितने हाइड्रोजन आयन ब्लड में डाले उतना ही वापस पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर पहुंचा। इतना जितना आपने हाइड्रोजन आयन यहां से लिया उतना पोटेशियम यहां से चला गया। सर ये एक्सचेंज क्यों हुआ, क्योंकि ये एल्कलोसिस को ठीक करने के लिए हुआ, कंपनसेट करने के लिए हुआ। यहाँ हाइड्रोजन और पोटेशियम का एक्सचेंज हो सकता था, ब्लड में हाइड्रोजन की कमी, एल्कलोसिस था सिंपल, आप एल्कलोसिस से कोज करो, रेस्पिरेटरी है, कंपनसेट में दोनों काम करते, चाहे रेस्पिरेटरी हो चाहे मेटाबॉलिक हो। एल्कलोसिस की सिंपल कंडीशन में शरीर में H पॉजिटिव आयन कम होते हैं, H पॉजिटिव यहाँ आ गए, पोटेशियम यहाँ चला गया, पोटेशियम ब्लड में से कम हो गया तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम की ब्लड में कमी हो जाएगी। अगर ब्लड में पोटेशियम कम या ज्यादा होगा तो सीधा इसका इफेक्ट हार्ट पे दिखेगा, ये हार्ट की रिदम को डिस्टर्ब कर देगा, एरिथमिया कोज कर, क्या कोज करेगा, एरिथमिया, डिसएरिथमिया, हार्ट रेट जो है वो चेंज कर देगा, डिस्टर्ब बोल दो, चेंज बोल दो, अल्टर्ड बोल दो, कुछ भी। तो एल्कोसिस की कंडीशन में पोटेशियम क्या होता है, पहला कंसेप्ट तो आपको याद रखना है, एल्कलोसिस की कंडीशन में पोटेशियम कम होता है। इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो जब आएगा जब उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप याद रखो एल्कलोसिस की कंडीशन में पोटेशियम क्या है, वो कम होता है। क्यों कम होता है मैंने बता दिया, रिसेप्टर्स का है सारा फंडा। दूसरा पॉइंट, साथ में एल्कलोसिस, अगर आपको याद हो कैल्शियम का कंसेप्ट भी, एल्कलोसिस की कंडीशन में कैल्शियम भी कम होता है। क्या होता है, कैल्शियम भी कम होता है। जब मैंने आपको कैल्शियम सिखाया था तो मैंने बताया था आपको, देखिए कैल्शियम जो चिपका हुआ है वो इस तरीके से कि कुछ कैल्शियम प्रोटीन की सरफेस पे होता है, कुछ अदर जगह होता है, प्रोटीन की सरफेस वाला समझना पड़ेगा, वहीं से हमारा लॉजिक है। देखिए प्रोटीन की सरफेस पे दो चीजें होती है, एक तो होता है कैल्शियम, दूसरा होता है हाइड्रोजन। एक तो होता है कैल्शियम, एक होता है हाइड्रोजन, दो रिसेप्टर प्रोटीन की सरफेस पे होते हैं, जो ब्लड में प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन मिलती है, ये प्रोटीन है, इसकी सरफेस पे एक तो कैल्शियम चिपका हुआ होता है, क्या चिपका होता है, हाइड्रोजन है, ठीक है। जैसे ही ब्लड में एल्कलोसिस की कंडीशन होती है, जैसे ही ब्लड में, हम सीधा इसी के लिए बात करते हैं, जैसे ही ब्लड में एल्कलोसिस की कंडीशन होगी तो आपको पता है H पॉजिटिव आयन ब्लड में क्या हो जाते हैं, ये क्या करेगा, यहां से H पॉजिटिव आयन कहां डाल देगा, ब्लड में डाल देगा।
लेकिन जितने पॉजिटिव आयन ब्लड में डाले हैं उनके बदले उतने कैल्शियम उठा के कहाँ डाल दिए, इस प्रोटीन की सरफेस पे, जहां से हाइड्रोजन उठाया वहीं पे वापस उतने कैल्शियम डाल दिए। एक्चुअल ब्लड में कैल्शियम की क्या हो गई, कमी, ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी, बस यही बात हमने लिखी है। एल्क्लोसिस के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब कैल्शियम क्या मसल्स के लिए काम करते हैं, तो मसल्स जो है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इसमें, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, अकड़न आ जाएगी, और मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है कन्वर्जन वगैरह, वो सारी प्रॉब्लम आपको मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है, इसके अंदर कैल्शियम कम होने के कारण। तो अब आप इस चीज को कैसे मैनेज करोगे, ये थे साइन सिम्टम्स, मैंने स्पेशली बताए। एल्कलोसिस के अंदर पोटेशियम और सोडियम कैल्शियम का क्या रोल होगा वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। और आगे चले, आप क्या ट्रीटमेंट करोगे। ट्रीटमेंट के लिए सिंपल आपको पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअल कोज है और क्या प्रॉब्लम पेशेंट को हो रही है, सिम्टम्स क्या है और क्या है प्रॉब्लम। आपको सिंपल समझ में आया था कि रेस्पिरेटरी एल्कोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें से CO2 का लॉस आपके शरीर में ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी एल्कोसिस कोज हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब CO2 का लॉस कम करने के लिए आप वॉलेंट्री पेशेंट को बोल सकते हो, हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की, वॉलेंट्री पेशेंट को बोलो कि वो अपनी ब्रीथ को होल्ड करे, ब्रीथ को होल्ड करे। जब वो अपनी सांस को होल्ड करेगा तो CO2 लंबे टाइम के लिए बॉडी में रहेगी, थोड़ा टाइम बढ़ेगा, CO2 शरीर में जाएगी, एसिड का लेवल बढ़ाएगी, एसिड बढ़ेगा तो थोड़ा सा पीएच जो है बैलेंस होगा। दूसरा, रीब्रीथर मास्क आप यूज कर सकते हो, रीब्रीथर मास्क। देखो ये लंग्स है, ये नोज है, नोज से ऑक्सीजन आई तो इसके रीब्रीथर मास होते हैं बड़े बड़े, उनमें ऑक्सीजन भी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, बैलून से होते हैं, और वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस जो है बचेगा। जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी वो ब्रीथ से पाइप में उसमें चली जाते हैं, बैलून लाइक होते हैं रीब्रीथर मास, उनमें चली जाएगी। वापस जब आप सांस खींचोगे तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने एयर छोड़ी है वही वापस क्या है आपके बॉडी में जाएगी, एसिड वापस शरीर में बढ़ेगा, तो भाई मतलब कंडीशन को ठीक करेगा। इस तरीके से रीब्रीथर मास्क भी काम आने वाले, वो क्या करेंगे आपके शरीर में CO2 को बढ़ाएंगे, और ये फैक्टर भी CO2 को बढ़ाने वाला है। आपको एक बात और पता है, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर क्या हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, तो जो फैक्टर इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं आप उनको सप्रेस करोगे, पेन वगैरह तो उसको ठीक करोगे, एंजाइटी तो उसको सोल्व आउट करोगे। नहीं तो आप ऐसी दवाइयां दे सकते हैं जो रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करें, स्टिमुलेट, मतलब कि स्टिमुलेट हो रहा है, आप क्या करोगे, ऐसी दवाइयां दे सकते हो जो रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस करें। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सप्रेसेंट नहीं है, ऐसी दवाइयां जो रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस करे वो दवाइयां हम पेशेंट को देंगे, जैसे सेडेटिव, एनेस्थेटिक जो दवाइयां होती हैं वो दवाइयां क्या करती है आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस कर देती है, तो वो दवाइयां यहाँ पे काम आने वाली है। साथ में एक कंडीशन और थी, पेशेंट को क्या हो रहा था, हाइपर वेंटिलेशन पे लगा रखा था, तो हाइपर वेंटिलेशन को पेशेंट को क्या करोगे आप, हाइपो वेंटिलेशन पे लगा दो, क्या करोगे, हाइपो वेंटिलेशन पे पेशेंट को लगा दोगे। जो रेस्पिरेटरी से हाइपर वेंटिलेशन के कारण शरीर में एल्कोसिस होगा वो कंडीशन सोल्व आउट होगी। साथ में दो चीजें होती भाई, शरीर में किसकी कमी थी, कैल्शियम की और पोटेशियम की कमी थी, तो आप क्या करोगे, कैल्शियम और पोटेशियम थेरेपी जो है वो पेशेंट को दोगे अकॉर्डिंग टू इनकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन वैल्यू है, नॉर्मल जो वैल्यू है ब्लड वैल्यू, उनके हिसाब से आप पेशेंट में कैल्शियम और पोटेशियम की थेरेपी दोगे। ये दोनों तो वो जो कन्वर्जन हार्ट की प्रॉब्लम वो सॉल्व आउट करेगा, हाइपर वेंटिलेशन हो रहा था, ज्यादा वेंटिलेट करा तो उसको आपने हाइपो कर दिया, रेस्पिरेटरी सेंटर ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा था उसको आपने सप्रेस कर दिया। दोनों ये वॉलंटरी रीब्रीथ मास से आपने CO2 को बढ़ा दिया शरीर के अंदर, और साथ में आपने वॉलंटरी पेशेंट को बोला कि अपनी ब्रीथ को होल्ड करो। ये सारे फैक्टर क्या करेंगे, ये सारे फैक्टर आपकी पीएच को मेंटेन करेंगे, बढ़ाने, कम करने में हेल्प करेंगे। इस तरीके से आप ट्रीटमेंट करोगे रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। ये था हमारा आज का टॉपिक, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। जो भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो कमेंट करें कि हाँ समझ में आ गई, नहीं आई तो नीचे लिखें कि भाई समझ में नहीं आई,
और कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया वो भी आप हमें बता सकते हो। ठीक है, या तो हम उसको दोबारा बनाएंगे या दोबारा आपको समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।